अनकैनी एक्समैन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से म्यूटेंट्स को जो है यूटोपिया के ऊपर काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जहाँ पे लोगों को खाने पीने की मुश्किलें हो रही हैं। साथ ही साथ उनके पास एक डेड बॉडी थी जिसको उनको जो दफनाने के बारे में सोचना था और उनको काफ़ी इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमने वहीं पे देखा कि एम्मा फ्रॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेवियर अपना दिखा रही है लोगों के साथ, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर वॉइड का एक छोटा सा हिस्सा मौजूद है। और साथ ही हमने देखा कि जब यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हो रही होती तो वहाँ पे उनके सामने एक और नई मुसीबत आ जाती है, यानी कि मैग्नीटो। अब आगे तो इस तरह हम यहाँ से उस म्यूटेंट थग के पास शिफ्ट होते हैं जिसको इन लोगों ने इस वक्त यहाँ बांध दिया है, और वो बोलता है कि कहाँ हूँ मैं, यू सन ऑफ अ। तो वो कहते हैं हिलो मत या उसकी कोशिश भी मत करो। लेकिन वो बोलता है कि तुम आखिरकार कहाँ हो बिग हेडेड बास्टर्ड, क्यों ना तुम मेरे सामने आ जाओ, मेरे हाथ खोल दो ताकि हम दोनों आपस में बातचीत कर सकें। तो वहीं से वो बोलता है कि सीरियसली मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें हिलना बंद कर देना चाहिए, वो डार्कनेस के अंदर देख सकते हैं, स्पेशली मूवमेंट को। तो वहीं से थग बोलता है क्या, वो लोग क्या कर सकते हैं और वो लोग कौन है, किसकी बात कर रहे हो तुम। और हम देखते हैं कि वहीं नीचे से जो है अजीब गरीब प्रीडेटर्स हमें नजर आते हैं। और अगर आपको प्रीडेटर्स के बारे में नहीं पता है एक्समैन के अंदर, तो ये दरअसल एक खतरनाक किस्म के हंटर्स होते हैं जो कि शिकारी कुत्तों की तरह हैं, लेकिन ये सिर्फ एक ही चीज के ऊपर फीड करते हैं और वो है म्यूटेंट डीएनए। इनको बनाया इसलिए गया था ताकि म्यूटेंट्स को खत्म किया जा सके। और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों के पास ये मौजूद है और इस इंसान को जो है सीधा उनके ऊपर लटकाया हुआ है। यहाँ पे तुम जितना कम हिलने की कोशिश करोगे तुम्हारे लिए उतना ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। अगर तुम ज्यादा आजादी के चक्कर में रहे तो तुम बिल्कुल ही आजाद हो जाओगे। जरा नीचे देखो, तुम इस वक्त इतने ऊपर हो कि वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इट्स ओके, आई एम प्रीटी श्योर कि तुम ठीक होगे, लेकिन तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे बाद में जाके अगर तुम हमारी बातें मानने लग जाओ। हमने इनको बनाया है, हमने इनको रीमेड किया है और इनको अपग्रेड कर दिया है। मेरे पास 6 हुआ करते थे, लेकिन अभी के लिए 5 ही जो है वो तुम्हारा काम कर सकते हैं। तुम देख रहे हो ना कि वो कितने ज्यादा भूखे हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक लंबे अरसे से कुछ खाया नहीं है। तो तुम देख सकते हो कि अगर तुमने मेरी बातें नहीं सुनी तो तुम्हारी मौत किस तरह से होगी। तो वहीं से वो बोलता है कि तुम मुझसे आखिरकार चाहते क्या हो। तो कहता है कि मैं तुम्हें हायर करना चाहता हूँ, मेरे पास एक टास्क है जिसके अंदर मैं तुम्हारी प्रिसाइज स्किल और तुम्हारी हिस्ट्री का इस्तेमाल कर सकता हूँ, और मैं तुम्हें इस बात को समझा देना चाहता हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से कि अगर तुम इस टास्क के अंदर फेल हुए तो तुम किस तरह से मरने वाले हो, तुम्हें ये लोग जिंदा खा जाएंगे। तो बताओ आप मुझे, क्या तुम मेरी बात समझ रहे हो? क्या तुम समझ गए हो कि अगर हम इस मिशन में फेल हुए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? तो इसे थक बोलता है कि हाँ मैं समझ गया हूँ, वी आर क्लियर। तो इसे लोग बोलता है कि ग्रेट, चलो अब मैं बताता हूँ कि इसके बाद क्या होगा। लेकिन यहाँ से हम दोबारा शिफ्ट होते हैं यूटोपिया के अंदर, जहाँ पे एरिक लेंचियर एके मैग्नस एके मैग्नीटो एके मास्टर ऑफ मैग्नेटिज्म यहाँ पे पहुँचता है। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे किसी के फ्यूनरल को बिगाड़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था और मैं एक बहुत लंबे रास्ते से आ रहा हूँ तुम लोगों से मिलने के लिए। लेकिन वैसे चार्ल्स एक्सेवियर बोलते हैं हमेशा की तरह तुम्हारी टाइमिंग इनपैकेबल है, तुम्हें आखिरकार हमसे चाहिए क्या? तो इसे मैग्नीटो बोलते हैं कि क्वाइट फ्रैंकली मैं यहाँ पे तुमसे बात करने के लिए नहीं आया हूँ चार्ल्स, मैं यहाँ पे स्कॉट से मिलने के लिए आया हूँ। और वहीं से हम देखते हैं कि एम्मा फ्रॉस्ट स्कॉट भागते भागते और कहते हैं एक्समैन क्लोज कॉम्बैट मैग्नीटो टैक्टिक्स को तैयार करो, हमें उससे मुकाबला करना होगा। लेकिन मैग्नीटो वहीं से अपना हेलमेट उतार देता है और कहता है कि तुम्हारे लोगों को उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है स्कॉट, बगैर हेलमेट के मैं अपनी साइड को जो हूँ प्रोटेक्शन नहीं दे सकता हूँ, और मुझे अब तुम लोगों से कुछ छुपाने की जरूरत भी नहीं है। मैं इस वक्त एक खुली किताब की तरह तुम्हारे सामने मौजूद हूँ। तुम इस हेलमेट को अपने पास रखो या इसको डिस्ट्रॉय कर दो, आई डोंट केयर। इसको एक गेस्चर की तरह समझो, मेरी तलवार तुम्हारे कदमों के अंदर। और इस तरह हम देखते हैं कि वहां पे जो है मैग्नीटो अपने आप को बेसिकली सरेंडर कर रहा है एक्समैन के सामने अपना हेलमेट उतार के, और सारे के सारे एक्समैन एकदम घूर घूर के उसको देख रहे होते हैं। लेकिन चार्ल्स बोलते हैं कि ये एक ट्रैप है, ऑल दिस टाइम तुम हमेशा से इस तरह ही करते आए हो, मैं तुमसे बहुत ज्यादा थक चुका हूँ मैग्नीटो, मैं इन सारी की सारी चीजों से थक चुका हूँ मैग्नीटो, इस एंडलेस साइकिल से। तो मैग्नीटो बोलते हैं कि देखो मैं तुमसे लड़ूंगा नहीं चार्ल्स, प्रोफेसर वो हमसे लड़ नहीं रहा है, इसने अभी तक हमारे सामने हमसे कुछ भी नहीं किया है, तो हम इससे बिना सवाल जवाब किए इस तरह से इसको सीधा गोली नहीं मार सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर बोलते हैं कि बाद में क्या मतलब है, आखिरकार हम इस आदमी को कन्विंस करने का मौका भी क्यों दें, आखिरकार ये हमें कितनी बार धोखा देगा, हमारे ऊपर कितनी बार अटैक करेगा जो तुम लोगों को अकल आएगी। लेकिन एरिक बोलता है कि हमारा टाइम जो है बीत चुका है चार्ल्स, तुम्हारा और मेरा, हम दोनों की जो चीजें थी अब वो बीत चुकी हैं, अब हमारा वक्त निकल चुका है। लेकिन वहीं से चार्ल्स गुस्से में आने लग जाते हैं, बोलते हैं ये हमेशा हम दोनों की ही बात है मैग्नीटो, इट्स ऑलवेज अस। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि मैग्नीटो को भी गुस्सा आने लग जाता है और बोलता है कि चार्ल्स फॉर वंस इन योर लाइफ। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पे चार्ल्स एक्सेवियर सीधे उसके दिमाग के ऊपर अटैक करते हैं और उसकी नाक से खून आना शुरू हो जाता है, और बोलता है कि वेल ये रहा मेरा नोबेल प्राइज जो मैंने तुम लोगों के सामने सरेंडर करा। मैं यहाँ पे इतनी दूर जो किसी वॉर के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इसीलिए भी नहीं आया हूँ कि तुम लोग मेरे ऊपर अटैक करना शुरू कर दो। तो वहीं से स्कॉट बोलता है कि और तुम्हें भी अपनी चाल नहीं चलनी चाहिए, प्रोफेसर चार्ल्स स्टैंड डाउन। प्रोफेसर को गुस्सा आता और कहते हैं कि स्कॉट तुम इस वक्त एक बच्चे हो, मैं ये सब एक बहुत ही ज्यादा लंबे अरसे से करते हुए आ रहा हूँ, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट स्कॉट मैं मैग्नीटो से तब से डील करते हुए आ रहा हूँ जब तुम पैदा तक नहीं हुए थे। मैं इसको यहाँ अपने सामने बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि ये हमारी बीच रहे और हमारी म्यूटेंट काइंड के अंदर जो कुछ भी बचा कुछ है उसको शैटर करके रख दे।
और इसी तरह हम लोग उस ग्रुप के पास शिफ्ट होते हैं जिनके पास प्रेडेटर्स मौजूद हैं और वो थक से कहते हैं कि तुम यहाँ से जो अपने आप को आज़ाद करा के नहीं जा सकते हो, बिलीव इट और नॉट, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास एक चांस है अपनी आज़ादी को कमाने का, तो हमारे लिए एक काम करो, तो उसके बाद तुम्हें हमारे साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसे थक बोलता है कि क्यों ना तो मेरी जंजीरें खोल दो और हम दोनों आपस में मिलकर एक साथ बात कर सकें, जस्ट यू एंड मी, अ रियल नाइस टॉक। तुम्हें क्या लगता है कि मैं शक्ल से जितना बेवकूफ़ हूँ वाकई में इतना बड़ा चूतिया हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पे खोल दूँ और तुम मुझे मारने की कोशिश करो और फिर मेरे पास इस कार्गो को डिलीवर करने के लिए कोई आदमी ना बचे। तो वहीं से वो बोलता है कि कार्गो, तो वहीं से वो बोलता है कि हाँ डमी, ये कार्गो है, मैं चाहता हूँ कि तुम इन प्रीडेटर्स को मेरे लिए कहीं पे डिलीवर करो, आओ मेरे साथ। तो वहीं से मैग्नीटो स्कॉट से बोलता है कि चार्ल्स और मेरे बीच एक बहुत ज़्यादा पुरानी लंबी हिस्ट्री चलते हुए आ रही है, हम दोनों हमेशा एक दूसरे के गले के ऊपर चढ़े हुए रहते हैं अपनी सारी जिंदगी के लिए, तो इस रिएक्शन के लिए मैं उसको ब्लेम नहीं करना चाहूँगा। तो मैं तुमसे बस स्कॉट यहाँ पे इसी बात को कहने के लिए आया हूँ और मैं तुम्हारे मुंह पे इस बात को कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ इस वजह से आया हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे अकॉम्प्लिशमेंट्स को देखा है, मैंने तुम्हारी लीडरशिप्स को देखा है इन डार्क डेज के अंदर, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। स्कॉट, ओप्स, मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, मैं आखिरकार तुमसे ये बात साफ तरीके से कैसे कहूँ, बस ये समझ लो कि मैं यहाँ पे अपनी सारी की सारी पुरानी चीज़ों को दफनाने के लिए आया हूँ और तुम्हें प्रेस करने के लिए आया हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि मैग्नीटो वहाँ पे जो स्कॉट के आगे झुक जाता है, यानी कि घुटने टेक के बैठ जाता है, और ये एक बहुत ही बड़ी बात है मैग्नीटो जैसे शख्स के लिए जिसका ईगो वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और इस तरह हम वहीं पे शिफ्ट होते हैं उसी ग्रुप के पास जहाँ पे वो बोलता है कि आओ 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 मेरे साथ, मेरे पास कुछ प्लान्स है, बड़ी प्लान्स विद इन प्लान्स, और इन सारे के सारे बड़े प्लान्स के अंदर तुम्हारा एक छोटा सा पार्ट है जो कि तुम्हें प्ले करना है, देखो सिर्फ छोटा सा पार्ट। और वहीं पे वो बताता है कि ये है तुम्हारा C-17 ग्लोब मास्टर 3 जो कि तुम्हें वहाँ ले जाने के लिए बहुत है जहाँ तुम्हें हमें भेजना है। हमने इसके अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस वगैरह भी करी हैं, लेकिन इस पूरे के पूरे जहाज़ के अंदर तुम अकेले पायलट होने वाले हो। मैं जो हूँ उसको को पायलट करूँगा रिमोटली, लेकिन सारा का सारा ऑटोमेटेड मास्टर कंट्रोल जो होगा वो तुम्हारे पास ही होगा। मैंने तुम्हें यहाँ पे इसीलिए बुलाया क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम एक जहाज़ को उड़ा सकते हो, तो क्या तुम मेरे लिए करोगे? तो वहीं से बोलता है कि डैम राइट, मैं एक जहाज़ को तो उड़ा सकता हूँ। तो वहीं से वो बोलता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम लोगों ने मुझे इतना ज़्यादा ट्रबल करके किडनैप करने की कोशिश करी, मुझे वो खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर्स दिखाए, और तुम्हारा प्लान ये है कि तुम मुझे प्लेन में कहीं भेज देना चाहते हो अपने से दूर। तो इसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि तुम एक म्यूटेंट हो, जॉन ग्रेगरो एके जॉन रिवरविंड एके स्काल फंटर, और मुझे नहीं पता कि तुमने कुछ टाइम पहले वो नाइटली न्यूज़ वगैरह देखी है कि नहीं, लेकिन कुछ दिन पहले जो स्कॉट समर्स ने पूरी पूरी म्यूटेंट काइंड को एक आइलैंड के ऊपर छोड़ दिया है, उसने हर एक म्यूटेंट काइंड के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। तुम जो हो उनके एयर स्पेस के अंदर जाने वाले हो, जो तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला क्योंकि म्यूटेंट हो, तुम्हें वो वहाँ आने का मौका देंगे। तो मैं बस उनके इतना ही करीब जाना है कि तुम उनके आइलैंड के ऊपर इस कार्गो को गिरा सको, बस तुम वहाँ पे इसको गिरा दो और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो तुम चाहते हो कि तुम सारे के सारे म्यूटेंट्स को इस फेस ऑफ द प्लेनेट से खत्म कर दो, ऑल राइट गो अहेड, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन इस डटी काम के लिए तुमने मुझे ही क्यों चूज करा है? तो वहीं से वो बोलता है कि स्कॉट समर जो है वो हमारे लिए अपने दरवाजे नहीं खोलेगा क्योंकि हम म्यूटेंट नहीं है स्काल फंटर। और तुमसे ये किसने कहा कि हम म्यूटेंट्स को मारना चाहते हैं? हम हर एक म्यूटेंट को नहीं मारना चाहते हैं, बल्कि हम तो म्यूटेंट काइंड को बचाना चाहते हैं, एवरी सिंगल लास्ट वन ऑफ देम। वहीं से हम देखते हैं कि चार्ल्स होते हैं कि रियली स्कॉट, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्लियरली कि ये तुम्हें अपनी बातों में करने की कोशिश कर रहा है? लेकिन स्कॉट बोलता है कि प्रोफेसर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आपने आज के लिए बहुत कह दिया है। साइलॉग, अगर तुम इसके अंदर कोई और सी थॉट डिटेक्ट करती हो तो उसकी खोपड़ी को अपनी नाइफ से खोल के रख देना। तो साइलॉग बोलती है कि एज यू विश। तो वहीं से वो बोलता है स्कॉट, उठो एरिक, चलो आओ बात करते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि स्कॉट जो है वहाँ से एरिक को उठा के उसके साथ आगे बढ़ जाता है और प्रोफेसर या हैंक के साथ खड़े हुए होते हैं जो कि उनको सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और इस तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं मैग्नीटो के पास जो कि अपनी पूरी की पूरी स्टोरी बता रहा है म्यूटेंट के एम डे से, यानी कि हाउस ऑफ एम के इवेंट के बाद से। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो हाउस ऑफ एम के इवेंट के बाद मैग्नीटो की जो पावर्स थी उसके छीन ली गई थी, वो उन म्यूटेंट्स में था जिनकी पावर चली गई थी। मुझे इस बात पर पूरा विश्वास था कि अगर कोई शख्स ऐसा मौजूद है जो कि एम डे की पहेली को सुलझा सकता है तो वो हाई एवोल्यूशनरी होगा। उस आदमी ने इन्फिनाइट नंबर्स ऑफ स्पीसीज को जो है बनाया है डजन्स ऑफ वर्ल्ड्स के ऊपर। वो एक बहुत ज़्यादा स्मार्ट इंसान है जो कि अलग अलग चीज़ों को कर सकता है, और वो इतना ज़्यादा स्मार्ट था उसने इस बात का पता लगा ही लिया था कि किस तरह से म्यूटेंट जो है अब वो और पैदा नहीं होंगे इस दुनिया के अंदर। तुम्हारा डियर डॉक्टर मैकॉय यानी कि बीज जो है वो भी उससे मदद मांगने के लिए गया था, उससे पूछने के लिए सारी की सारी पहेलियों को सुलझाने के लिए, लेकिन उसने बीज के अंदर वो पोटेंशियल नहीं देखा जो उसने मेरे अंदर देखा। तो हम दोनों एक साथ हो गए और हमने सब की शुरुआत स्पेस के अंदर करी। हमने एक प्लान को चलने के बारे में सोचा। इस सब की शुरुआत जो है एक लोबोटोमाइज गॉड के साथ हुई जो कि वहाँ पे मौजूद था और वो कुछ कर नहीं रहा था, लेकिन उसके अंदर जो शक्तियाँ थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो हम फिर वहीं आगे जहाँ पे वो खड़ा था यानी कि ड्रीमिंग सेलेस्टियल, और हमने जो इसके ऊपर रिसर्च वगैरह करना शुरू कर दी ड्रीमिंग सेलेस्टियल के ऊपर, और उससे कुछ ऐसी पावर्स को हासिल करने के बारे में सोचा जिसके जरिए हम एम डे का इफेक्ट जो है खत्म कर सकें। तो बेसिकली आपको ड्रीमिंग सेलेस्टियल वाली कहानी याद होगी जो इटर्नल्स में हमने देखी थी, और उस सेलेस्टियल के जरिए ही मैग्नीटो और हाई एवोल्यूशनरी जो है कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कर रहे थे। और मैग्नीटो बताता है कि उस सेलेस्टियल के माइंड से हमने जो है कुछ ऐसी पावर्स को हासिल करा जिसके जरिए हम एम डे के इफेक्ट को मुकम्मल तौर पर हटा सकते थे। और इस सब को टेस्ट करने के लिए उन लोगों ने लैब रेड मुझे बनाया। उस प्रोसेस ने ऑलमोस्ट मुझे डिस्ट्रॉय कर दिया और उसके साथ वो मशीन भी मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो गई। तो ये तो वो क्योर नहीं था जिसके बारे में हमने सोचा था, क्योंकि इस तरह से अगर जब मशीन ही डिस्ट्रॉय हो रही है और इंसानों की जान खतरे में पड़ रही है तो हम सबको ठीक नहीं कर सकते हैं।
लेकिन जब वो प्रोसेस खत्म हुआ, कंप्लीट हुआ, तो मैं दोबारा रीबॉर्न हो गया, रिचार्ज हो गया। मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं दोबारा से 20 साल का हो चुका हूँ और उसके बाद वक्त आ गया था कि मैं वापसी घर लौट आऊँ। लेकिन जब मैं यहाँ पे वापसी पहुंचा तो मैंने देखा कि हर चीज़ बिल्कुल उलट पुलट हो चुकी है। लेकिन जब मैं वापसी लौट कर आया तो मैंने देखा कि तुमने मेरे पुराने घर को वापसी निकाल लिया है और इसके पीछे तुम्हें क्या क्या करना पड़ा और कैसे तुम लोग यहाँ तक पहुंचे हो, मैंने वो सब देखा और फिर मैं लौट के तुम लोगों के पास आ गया। लेकिन मैंने इन सारी बातों से इस बात का पता लगा लिया है कि अब हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं जिससे हम अपनी म्यूटेंट रेस को दोबारा से रीइग्नाइट कर सकें, हम दोबारा से म्यूटेंट्स में पावर डाल सकें और उनको जो है दोबारा से नए म्यूटेंट्स पैदा कर सकें। मैं इसके लिए जो हूँ डेप्थ ऑफ स्पेस के अंदर गया हूँ ताकि इस सवाल का जवाब ढूंढ सकूँ, लेकिन मुझे बस यही मिला है कि हम सिंपली इसको नहीं कर सकते हैं। इस तरह का कोई जवाब मौजूद ही नहीं है। देयर इज नो फ्यूचर स्कॉट, आई वाज रॉन्ग। होमो सुपीरियर जो है वो फ्यूचर नहीं है मैन का। हम लोग तो बल्कि एक ऐसी स्पीसीज रह गए हैं जो कि कुछ दिन के ही मेहमान है। तो इस तरह हम यहाँ से इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं बेसिकली कि स्कारलेट विच ने जो हाउस ऑफ एम के अंदर इवेंट करे थे वो कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब उसने जो म्यूटेंट पॉपुलेशन को मिटाया है उसको लाने का कोई तरीका ही नहीं है। मैग्नीटो स्पेस के अंदर इसके जवाब को ढूंढ रहा था। हाई एवोल्यूशनरी ने ट्राई कर लिया, उन्होंने सेलेस्टियल्स को इस्तेमाल कर दिया, लेकिन फिर भी वो लोग ये सब ठीक नहीं कर पाए हैं। सिर्फ मैग्नीटो ही अपनी पावर्स को हासिल कर पाया, वो भी बहुत ही बुरे खतरनाक किस्म के एक्सपेरिमेंट से। वहीं से मैग्नीटो बोलता है लेकिन तुम अपनी तरफ देखो कि तुमने क्या अकॉम्प्लिश कर लिया है, जबकि मैं, चार्ल्स और एक्सेवियर हमेशा एक एंडलेस वॉर के अंदर ही लगे रहते हैं और हम दोनों एक दूसरे के रास्ते काटने में लगे रहते हैं। तुमने वो कर दिखाया जो कि हम दोनों में से कभी कोई नहीं कर पाया। तुमने एक्सटिंक्ट रेस को जो है बचाने की कोशिश करी है, तुमने म्यूटेंट रेस को यूनाइटेड कर दिया है। स्कॉट बोलता है कि मैग्नीटो मैंने बस वही करा जो मुझे करना जरूरी था, दैट्स इट, दैट्स ऑल। और मुझे इस बारे में कोई परवाह नहीं है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो और तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है। मैं इस बात को जानता हूँ कि हम लोग डाउन जरूर हैं लेकिन हम मुकम्मल तौर पे आउट नहीं हुए हैं। वी विल बी बैक, म्यूटेंट्स विल बी बैक, और मैं इस बात को जानता हूँ भले किसी ना किसी तरीके से। तो वहीं से मैग्नीटो बोलता है कि देखो मेरे सामने तुम्हें अपना ब्रेव फेस इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है स्कॉट। मैं जानता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। एक डिग्निटी के साथ मौत जो है वो बिल्कुल भी बुरी नहीं होती है। मेरे पास अभी भी मेरा फेथ मौजूद है एरिक, या फिर मैं कहूँ कि मेरी होप मेरे पास मौजूद है। एक लड़की जो कि अलास्का के अंदर पैदा हुई थी वो एक म्यूटेंट थी बर्थ से ही, वो जिंदा है, वो सेफ है, वो प्रोटेक्टेड है और एक दिन वो लौट के जरूर वापसी आएगी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे वो किसी और की नहीं बल्कि केबल और होप की बात कर रहा है, जिसको केबल अपने साथ एक फ्यूचर में ले गया यहाँ पे सारे के सारे लोगों से बचाने के लिए, जिसकी स्टोरी हमने जो है एक्स-मेन मसाया कॉम्प्लेक्स और मसाया वॉर के अंदर देखी थी। अब यही स्टोरी हमारी जो है बहुत जल्द कंटिन्यू होने वाली है। तो यहाँ पे हमें एक हिंट दिया गया है कि ये स्टोरी बहुत जल्द वापसी आने वाली है, जहाँ हम देखेंगे किस तरह से केबल जो है फ्यूचर के अंदर होप को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो मैग्नीटो बोलता है कि वो लड़की जिंदा है, मुझे इस बारे में नहीं पता था। तो वहीं से हम देखते हैं कि वुल्वरीन आता और बोलता है, हे स्लिम, हमारे पास एक मुसीबत है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहां पे बेसिकली उस यूटोपिया के अंदर वो जहाज आ रहा होता है और वो कहता है, यूटोपिया कम इन, यूटोपिया दिस इज जॉन ग्रे क्रू रिक्वेस्टिंग परमिशन टू लैंड। मेरा फ्यूल जो है बहुत तेजी से खत्म हो रहा है, मुझे आपकी परमिशन चाहिए यहाँ पे आने के लिए। तो वहीं से मेडिसिन बोलता है तो बताओ अब हम क्या करें। तो वहीं से स्कॉट बोलता है कि मुझे हेडसेट दो, मुझे उससे बात करनी है और इस प्लेन को मुकम्मल तौर से स्कैन करने की कोशिश करो, जो चीजें भी हमारे पास मौजूद हैं। और वहीं से बोलता है कि स्कालफंडर दिस इज साइक्लोप, व्हाट द हेल आर यू ट्राइंग टू पुल। तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे जहाज को आसमान में भून नहीं सकते हैं। तो कहता है कि वो तो तुम ही थे ना जिसने म्यूटेंट्स के लिए दरवाजे खोले थे ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैं जानता हूँ कि मैं तुम लोगों का फेवरेट नहीं और ना ही मैंने कोई अच्छे काम करे हैं, लेकिन अब मैं तुम लोगों के साथ होना चाहता हूँ, मुझे एक सेंचुरी की जरूरत है। तो वहीं से मेडिसिन बोलता है कि उसका जहाज मुकम्मल तौर पर शील्डेड हुआ हुआ है, हम उसको स्कैन नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि वो बिल्कुल अकेला हो या फिर उसके पास हाफ डजन बॉम्ब्स हो उसके जहाज के अंदर, हम कुछ नहीं जानते हैं। तो वहीं से स्कॉट बोलता है कि तुम जहाज को तब तक शील्ड नहीं करते हो जब तक तुम्हें कुछ छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कर्ट, मैं चाहता हूँ कि तुम उसके करीब जाके पता लगाने की कोशिश करो। मैं जानना चाहता हूँ कि उसके प्लेन के अंदर आखिरकार क्या चीज मौजूद है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो नाइट कलर को वहाँ पे भेजता है चेक करने के लिए। वहीं से स्कॉट बोलता है कि जो लोग कॉम्बैट नहीं कर सकते हैं वो फॉरेन शेल्टर्स के अंदर चले जाएं जस्ट इन केस, और जो लोग मुकाबला कर सकते हैं वो तैयार रहें, हमें यहाँ पे कुछ भी डील करने को मिल सकता है। एमा, हर किसी की मदद करो इस सिचुएशन से डील करने के लिए। हम इसको जो है एक फाइट की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ये एक इन्वेजन भी हो सकती है और हमें इस इन्वेजन से मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना होगा। ये हमारी होमलैंड है लोगों, और हमें उसको वैसे ही ट्रीट करना होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि ऐसे क्लॉसेस एमाफ्रोस्ट और वुल्वरीन आगे बढ़ रहे होते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि अगले पल जो स्कॉट वो सीधा उस जहाज के अंदर टेलीपोर्ट होता है और उसकी आंखें फटी फटी रह जाती हैं देख के। तो वहीं से स्कॉट बोलता है कि प्रोफेसर आप कुछ पता कर सकते हैं। तो बोलता है कि वो बस बहुत ज्यादा डरा हुआ है लेकिन वो कुछ छुपाने की कोशिश जरूर कर रहा है। और अगले पल हम देखते हैं कि नाइट कॉलर वहाँ पे आता है और वो वहाँ पे जो अपनी जर्मन लैंग्वेज में शुरू हो जाता है उल्टी सीधे बातें करना, और वो बोलता है कि शूट इट डाउन, शूट इट डाउन, शूट इट डाउन राइट नाउ, उसको फौरन से मार गिराओ। और वहीं पे हम देखते हैं कि स्क्वाड अपने बीम को तैयार करता है और सारे के सारे एक्समैन को ऑर्डर देता है बैटल के लिए और कहता है कि एक्समैन बैटल स्टेशंस टू बी कंटिन्यूड।